गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। मेरे से आप परिचित हैं। और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें मैं कक्षा 6 में आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस वर्ष का आपका पाठ्यक्रम है वो बदल चुका है, नई किताबें आ चुकी है। इसलिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी अपनी किताबें ले आएँ और अपना अध्ययन है वो शुरू कर दें। अपनी किताबें हैं वो बाज़ार से खरीदें और लिखने का काम है या लिखने का जो अभ्यास कार्य है वो शुरू कर दें। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा तीसरा अध्याय है वो संभवतः 1-2 दिनों में पूरा हो जाएगा। आज हम गुजरात के जो एक कस्बे है धोलावीरा के बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पर खुदाई हुई थी। सिंधु नदी के किनारे पर नगरों का उत्खनन हुआ था। इस आधार पर, क्योंकि यह सभ्यता थी वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर विकसित हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया था क्योंकि जो उत्खनन में जिस साइट की खुदाई सबसे पहले हुई थी उसका नाम हड़प्पा था। जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई थी उसका नाम हड़प्पा था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। हड़प्पा की खुदाई है वो सबसे पहले हुई थी। तीसरा नाम इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो सरस्वती थी, उस वह नदी है वो राजस्थान और हरियाणा से बहती हुई आगे की ओर जाती थी और भौगोलिक हलचल के कारण जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त प्राय हो गई। लेकिन अभी हाल ही में कुछ खोजें हुई है, उससे पता चलता है कि राजस्थान के जो भूगर्भ है या राजस्थान का जो धरती का नीचे का हिस्सा है उसमें है वो उस सरस्वती लुप्त सरस्वती के अवशेष है वो मिले हैं और उसका पानी है वो अत्यंत ताज़ा है और मीठा है। तो सरस्वती नदी है वो लुप्त हो गई थी। सरस्वती और सिंधु इनके सहायक नदियों के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे सरस्वती सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। इसी प्रकार हमने देखा यह जो सभ्यता थी ये पूर्ण रूप से नगरीय थी। नगरों में मुख्य रूप से जो नगर थे उसके 2 भाग होते थे। ऊपरी हिस्सा जो पश्चिम भाग था जो छोटा था और पूर्वी हिस्सा जो बड़ा था निचला भाग था। जो पश्चिम भाग था जो छोटा था उसे ऊंचला नगर या बड़ा नगर कहते थे। इसमें राजा, सामंत, पुरोहित, राज परिवार के जो सदस्य थे वो रहते थे, जबकि जो निचला हिस्सा था उसमें किसान, मजदूर, श्रमिक, कारीगर ये रहते थे। इनका निवास स्थान इस इलाके में था, जैसा कि आपको पता है। और पूर्वी इलाका था जो बड़ा था, विशाल था, जो जिसे निचला नगर भी कहते हैं, उसमें किसान, मजदूर और श्रमिक रहा करते थे, कारीगर रहते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में ऐसे लोग बहुतायत से रहते थे जिन्हें निर्माण या स्थापत्य के काम में वो लगे रहते थे। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उनमें काफ़ी हलचल रही होगी। यहाँ पर निर्माण कार्य, मन के निर्माण, मोहरे, गहने, आभूषण, फेंस का निर्माण आदि का कार्य है वो चलता रहता था। इसलिए जो कारखाने या उद्योग थे या जो साइट थी जहाँ पर इनका निर्माण होता था वो काफ़ी व्यस्त रहते थे। इनका निर्माण है वो प्रक्रिया के द्वारा चलता रहता था या सतत प्रक्रिया के द्वारा इनका कार्य है वो चलता रहता था। तो हम देखते हैं कि सिंधु काल के अंतर्गत हमें एक विस्तृत नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से नगरीय थी। नगरों का विकास हो गया था। हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हुए, चाहे चंदूदड़ो, चाहे राखीगढ़ी, चाहे बनावली, चाहे लोथल, चाहे रंगपुर, चाहे कालीबंगा, ये जो नगर थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान महानगर थे। धोलावीरा, हम आज धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर विशाल स्टेडियम के संकेत मिले या चिन्ह मिले। इससे पता चलता है कि उस समय खेलों का भी विकास है वो अद्भुत रूप से
हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। नगरों का समुचित विकास हो गया था। नगर महानगर राजमार्गों से जुड़े हुए थे। सड़कों का विकास हो गया था। जो एक शहर से या एक नगर से दूसरे नगर की ओर जो जाने वाले जो राजमार्ग थे वो काफ़ी चौड़े थे, विस्तृत थे, विशाल थे। इसके अतिरिक्त जो नगर की सड़कें थी वो समतल थी, पक्की ईंटों से उनका निर्माण किया गया था। एक दूसरे को वो समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को वो समकोण पर काटती थी। यहाँ तक कि सैंधवकालीन नगरों की गलियों में भी हमें सड़कें मिली हैं। इससे पता चलता है कि उस समय सड़कों का काफ़ी विकास हो गया था। सड़कों के दोनों किनारों की ओर मकान या घर बने हुए थे। मकान या घर थे वो उस काल में बने हुए थे। प्रत्येक मकान से एक नाली गिरती आती थी जो सड़क की जो नाली होती थी उसमें मिल जाती थी, और सड़क की जो नाली होती थी वो राजमार्ग में, और राजमार्ग की नाली थी वो मुख्य नाले में गिरती थी। स्थान स्थान पर सफाई के लिए मैन होल बने हुए थे जिन्हें जालियों से ढका गया था। समय समय पर इनकी सफाई भी की जाती थी। समय समय पर नालियों को या नालों को साफ किया जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वो पूर्ण रूपेण एक नगरीय सभ्यता थी। जो मकान होते थे उसमें 4 से 5 कमरे होते थे। आंगन होता था जिसके आंगन के द्वारा जो आंगन में नाली बनी हुई थी जो स्नानागार की नाली है उसके साथ मिलकर जो सड़क की नाली थी उसमें मिल जाती थी। प्राय प्रत्येक घर में स्नानागार और कुएं के संकेत मिले हैं। इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं जिसके नीचे उतरने के लिए दोनों ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। एक ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। नीचे उतर कर जो तल भाग था वहां पर जिप्सम और चारकोल का लेप किया गया था। इसके बीच एक कुआं बना हुआ था जिसे समय समय पर उसको विशाल स्नानागार को भरने के लिए उस कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड नालियां बनी हुई थी जिससे गंदा पानी था वो स्नानागार से बाहर निकाला जाता था और साफ पानी को भर दिया जाता था। ये विशाल स्नानागार है, ये अपने आप में एक अद्भुत नमूना है, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है जिसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। जिप्सम और चारकोल का लेप होना अपने आप में उस समय स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय को दिखाता है, अद्भुत स्वरूप को दिखाता है। तो सैंधव काल में जो सभ्यता थी वो नगरीय थी, नगरों का समुचित विकास था। इसके अतिरिक्त उस काल में हमें जुताई के भी संकेत मिले हैं। खाली नगर ही नहीं थे बल्कि गांव भी थे। जो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान से ईरान जाने वाला जो बोलन दर्रा है वहाँ पर मेहरगढ़ स्थित है। वहाँ पर हमें कपास की खेती के कुछ संकेत मिले हैं। मेहरगढ़ वह क्षेत्र था जहाँ सबसे पहले जुताई के या लोगों के बसने के या पशुपालन करने के, इसके अतिरिक्त खेत जोतने के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ संकेत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर कपास की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त चावल, गेहूँ, जौ इनकी भी खेती है वो हड़प्पा काल में प्रचुर मात्रा में की जाती थी। चावल, गेहूं और जौ है पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किया जाता था, पर्याप्त मात्रा में उत्पादित किया जाता था। तो चावल, गेहूं, जौ है उसकी खेती होती थी। इसके अतिरिक्त मेहरगढ़ से हमें ऐसे कुछ कब्रें मिली है जिसमें इंसानों के साथ साथ भेड़ बकरियों को गाड़ा जाता था। उनकी कब्रों में इंसानों के साथ उनके भोजन पदार्थ, ताकि अगले लोक में उन्हें भोजन पदार्थों की कोई कमी महसूस नहीं हो, इसलिए भेड़ बकरियों को इंसानों के साथ गाड़ा गया था। ऐसे कुछ कब्रें मिली है जिससे संकेत मिलता है कि इस काल के जो लोग थे वो मरने के बाद अगले जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगला जीवन संभव है, इसलिए वो उस व्यक्ति को अगले जीवन में किसी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री की कोई कमी नहीं हो, इसलिए वो खाद्यान्न सामग्री के रूप में भोजन आदि, इसके अलावा भेड़ बकरियों को साथ में दबाते थे या कब्रों में छोड़ते थे, जिससे कि उसका परलौकिक जीवन है वो सुखी हो जाए, परलौकिक जीवन है वो समृद्ध हो जाए और उसको खाने पीने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है वो महसूस नहीं हो। नगरों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए भोजन है वो गांव में रहने वाले लोग उत्पन्न करते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे।
किसान और चरवाहे भी शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर, चावल, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के जो हल थे वो लकड़ी से बने हुए थे, जिनके फलक थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे। ये जो हड़प्पा के जो हल है वो अभी तक तो नहीं बचे हैं, क्योंकि इन्हें लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन हल के आकृति के खिलौने बने हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के द्वारा लोगों के लिए कुछ तरीके अपनाए गए थे। पानी का संचय किया जाता था और जरूरत पड़ने पर उस पानी का प्रयोग है वो सिंचाई आदि कार्यों के लिए किया जाता था। तो हड़प्पा के लोग हैं वो जुताई करना, हल जोतना, हल के फलक के लिए लकड़ी के फलक का प्रयोग करना आदि उन्होंने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनका बौद्धिक विकास बढ़ा था। पशुपालन करना, खेत जोतना, एक स्थान पर स्थायी रूप से बसना उन्होंने इस काल में शुरू कर दिया था। यह काल करीब 8000 से लेकर 7000 तक, जब नवपाषाण काल से भी थोड़ा पहले का काल आ जाता है, उस काल में लोगों ने एक स्थान पर रहना, बसना, पशुपालन करना, खेती करना संभवतः शुरू कर दिया होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आज हम पढ़ेंगे कि गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर था, गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर है वो प्रसिद्ध नगर है, जिसका नाम धोलावीरा है। धोलावीरा अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, एक प्रमुख महानगर था। धोलावीरा की खुदाई में हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिले जिससे पता चलता है कि सैंधव सभ्यता के लोग हैं वो उस समय के आधार पर कितने आगे थे। हड़प्पा के दौरान कच्छ के इलाकों में धोलावीरा नगर बसा था। धोलावीरा नगरों को 3 भागों में बांटा गया। आपको जैसे मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो 2 भागों में थे, लेकिन जो धोलावीरा शहर था उसको 3 भागों में बांटा गया था। धोलावीरा नगर था उसको 3 भागों में विभक्त किया गया था। नगर में घुसने के लिए प्रवेश द्वार बना हुआ था, नगर में घुसने के लिए प्रवेश द्वार बना हुआ था। ये नगर काफी विस्तृत था, विशाल था। उसके चारों ओर पक्की ईंटों से 4 दीवारी का निर्माण किया गया था और नगर में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार है वो बनाया गया था। तो जो धोलावीरा है जिसके बारे में मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसको आप जूम कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर हिस्से में पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारी बनाई गई थी। नगर में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बना हुआ था। नगर में एक खुला मैदान भी मिला है, जिसे ऐसा माना जाता है कि धोलावीरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय खेल वो आयोजित होते थे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता था। विशाल स्टेडियम के हमें संकेत मिले हैं या अवशेष मिले हैं। यह स्टेडियम इतना बड़ा था कि इसमें दर्शक दीर्घा में 50 से 70 हजार दर्शक बैठकर खेलों का आनंद लेते थे या खेलों को संपादन किया जाता था। तो धोलावीरा अपने आप में एक उस समय का अंतर्राष्ट्रीय नगर था जहाँ पर खेलों का आयोजन किया जाता था। एक खुला मैदान भी बना हुआ है। जो धोलावीरा से हमें विशाल स्टेडियम या विशाल जो मैदान है उसके अवशेष मिले हैं। यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ के जो मिले अवशेष हैं उनमें हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों में, यहाँ के जो अवशेष मिले हैं उनमें हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े जो अभिलेख मिले हैं उनसे हड़प्पा लिपि के संकेत मिले, हड़प्पा कालीन मोहरें मिली। इससे पता चलता है कि ये जो नगर था वो हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रमुख नगर था। यहाँ पर जो अभिलेख मिले उनमें बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों से उन्हें खोदा गया था। बाकायदा लिपिक या कारीगर को पत्थरों पर खोदने के लिए या लिपि को लिखने के लिए लगाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख है वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए थे, लेकिन जो धोलावीरा में जो अवशेष मिले हैं वो एक अभिलेख के रूप में मिले जहाँ पर हड़प्पा लिपि खुदी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिक या कारीगर है वो हड़प्पा लिपि को लिखने का काम करते थे। ऐसा अभिलेख हमें केवल धोलावीरा से मिलते हैं। अन्य जो अभिलेख मिले हैं वो हमें मोहरों से मिलते हैं। हड़प्पाकालीन अन्य शहरों से जो हमें अभिलेख मिले वो केवल मोहरों पर मिलते हैं, जबकि धोलावीरा में जो अवशेष मिला है वो अभिलेख के रूप में मिला है। अभिलेख को बाकायदा खोद कर लिखा गया था,
पत्थर पर खोद कर लिखा गया था। यह विशाल अभिलेख है जिसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा की लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। इसमें संकेतों और चिन्हों के माध्यम से बातों को कहा गया था। संकेतों और चिन्हों के माध्यम से बातों को स्पष्ट किया गया था। आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं। गुजरात की खाड़ी में मिलने वाले जो साबरमती के उपनदी के किनारे लोथल एक ऐसा स्थान बसा हुआ था जहाँ पर कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल एक तरीके से गोदी बंदरगाह था जहाँ पर पत्थर जैसे कच्चा माल मिलता है। यहाँ पर पत्थर, शंख, धातुओं, इसके अलावा फेंस जैसी चीज़ें हैं वो बनाई जाती थी। ये नगर एक तरीके से बंदरगाह नगर था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है जिसमें कई मोहरे भी मिले हैं और इसके अलावा गीली मिट्टी पर दबाने के लिए, उन पर छाप लिखने के लिए मोहरबंदी भी मिली है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा था वो उस समय का प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा तालाब लोथल बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें वो रुकती थी और यहाँ से माल को चढ़ाया जाता था, उतारा जाता था। तो आज बच्चों मैंने आपको धोलावीरा के बारे में बताया है। धोलावीरा गुजरात में है। एक विस्तृत विशाल नगर था जहाँ पर विशाल स्टेडियम के संकेत मिले हैं, चिन्ह मिले। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नगर था जिसमें खेलों का आयोजन होता था। इसके अलावा लोथल जो गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था, ये बंदरगाह का उस काल में हड़प्पा काल के दौरान विकास हुआ था। यहाँ पर बंदरगाह के रूप में यहाँ पर भंडारगृह मिले जहाँ पर वस्तुओं को, शंखों को, मोहरों को, विदेशों, सामानों को विदेशों में भेजा जाता था, आयात निर्यात किया जाता था। तो आज मैंने आपको धोलावीरा के बारे में समझाया है। इसको आपको जूम करना है, लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।